हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। ये खुसूसी सेगमेंट जो कि रमज़ान के दौरान हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, हमदर्द पाकिस्तानी। आप इसे हमारे फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें सर्च कर सकते हैं हैशटैग हमदर्द पाकिस्तानी, हैशटैग सुनो FM के टाइटल से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के रूह रवां सैयद ज़फ़र अब्बास, जो कि JDC एक इदारा है कराची में, खुसूसन इन्होंने परवान चढ़े और देखते ही देखते माशाल्लाह इनकी सर्विसेज का जो पैराहा था वो बढ़ता चला गया। इस वक्त मेरे साथ एक हमदर्द पाकिस्तानी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह एक बहुत ही बड़ा कार खैर कराची शहर में चला रहे हैं। कराची शहर चूँकि इतना वसी पैमाने पर फैला हुआ है और इतनी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ कोई भी इदारा जब काम करता है तो उनको एक बड़ी ही बहुत ही मजबूत और मरबूत प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है ताकि किसी की भी हक उदूली ना हो। JDC जो कि जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और इसके रूह रवां सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ज़फ़र साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और रमज़ान में यकीनन आपकी भी मसरूफियात बहुत ज़्यादा पैक्ड अप होंगी, लेकिन आपकी मौजूदगी यूँ भी ज़रूरी है कि आप भी एक हमदर्द पाकिस्तानी हैं और जिस तरह से आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं खुसूसन शहर कराची के अंदर, तो वो काबिल तारीफ़ भी है और काबिल दीद भी है। तो सर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुश्किल तरीन वक्त में परेशान हाल लोगों का, पढ़े लिखे तबके का जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को चलाने वाला शहर जो है वहाँ के बासी इस वक्त बहुत मुश्किल में है, उनके लिए कुछ खिदमत की जाए। बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही हम काम कर रहे हैं इस वक्त तमाम शहरों में। जी जी माशाल्लाह, इस कलील से अरसे के अंदर आपने 25 एम्बुलेंसेस का बेड़ा अपने साथ किया, 12 आप जगहों पर दस्तरख्वान लगाते हैं और माशाल्लाह बहुत वसी व अरीज़ दस्तरख्वान होते हैं, 2 ओल्ड एज होम आप चला रहे हैं, 4 एजुकेशनल सेंटर्स चला रहे हैं, साथ ही कोरोना के अंदर जो एक वबा की सूरत हाल है उसके अंदर सर्विसेज दे रहे हैं और इसके अलावा आप डायलिसिस का एक सेंटर भी कायम करने का इरादा रखते हैं। ये जो मिशन लेकर आप चले हैं, ये मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन हमारे सामीन को ज़रूर बताइए कि ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, ये सफर तो बेसिकली कंपनी है नहीं, हम तो रजाकार हैं पैदाइशी, और रजाकार जो होता है वो तो लाजिम बात है सड़क पे पड़ा हुआ वो पत्थर देख लेता है जिसको देख के गाड़ियां साइड से गुजर जाती हैं आराम से जी। और लेकिन रजाकार आगे बढ़ के उस पत्थर को उठा के साइड पे रखता है, और रजाकार पैदाइशी होता है तो लाजिम बात है हमारे तो ये सब चीजें हमारे खून में शामिल हैं और हम देखते हैं लोगों को क्या मुश्किलात हैं। हमने पहली रमजान को भी डायलिसिस सेंटर का कहा था 50 डायलिसिस सेंटर बनाने का फसल है, 2 डायलिसिस सेंटर बन चुके हैं, तीसरा बनने जा रहा है, चौथा शिकारपुर में बनने जा रहा है। मतलब खुदा ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह हम इसी साल 50 डायलिसिस सेंटर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे जो बुनियादी आपकी सर्विस है, जो कि मेरे ख्याल में अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि एशिया की सबसे बड़ी जो राशन ड्राइव आपने चलाई हुई है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ और अब माशाल्लाह ये जो दस्तरख्वान आप लगाते हैं इसमें अंदाजन आप कितने लोगों को रोजाना खाना खिलाते हैं? देखिए, राशन ड्राइव का सिलसिला आपने दुनिया में जहां भी कोविड लॉकडाउन हुआ उसमें बोला गया कि जी कल से आप मजदूरी नहीं करेंगे या कल से आप ऑफिस नहीं आएंगे और आपको एक मखसूस पैसा घर बैठे दिया जाएगा, रियासत देगी, हुकूमत देगी, गवर्नमेंट देगी, आप घर में रहिए। हमारे यहाँ आपने मोची, बढ़ई, वेटर, नाई, दर्जी या किसी IT इंजीनियर या किसी भी प्राइवेट नौकरी करने वाले को आपने बोला घर बैठ जाइए 5 महीने या 4 महीने के लिए, ठीक है, वो आपके कहने में बैठ गया। अब उसको आपने तो 1 रुपया भी नहीं दिया भाई, उसके घर में मालिक मकान किराया मांग रहा है, बिजली वाले बिल मांग रहे हैं, गैस वाले गैस का बिल मांग रहे हैं, पानी वाले पानी का बिल मांग रहे हैं, बच्चों के स्कूल वाले स्कूल की फीस मांग रहे हैं, वैन वाला वैन की फीस मांग रहा है, उसके खर्चे वैसे ही खड़े, फिर महीने का राशन और आमदनी 1 रुपया भी नहीं। तो वो क्या करे, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता? आज इस शहर में मैं जिस शहर में बैठा हुआ हूँ उस शहर के अंदर डकैती बढ़ गई इतनी, तो उसके अंदर जरूरी था कि एक ऐसा बोल्ड स्टेप कोई इदारा उठाए जो ये ऐलान करे कि जिसको भी राशन चाहिए वो अपनी गली मोहल्ले से जमा करे, एक गाड़ी ले आ जाए, ट्रक ले, सुजुकी ले, जितनी बड़ी गाड़ी लाएगा हम भर देंगे। अच्छा, इतना बोल्ड ऐलान की जरूरत थी, हमने ऐलान किया, खुदा ने रास्ते बनाए, 4 महीने 10 दिन तक रोजाना 30-35 हजार राशन बटा और किसी से उसकी जबान, मजहब, मसला कुछ नहीं पूछता। आप जरूरत है लेटर हेड लाइए मस्जिद का, अगर किसी घर के करीब कोई मंदिर है, हिंदू है तो मंदिर का लाइए, क्रिश्चियन है तो उसका लाइए, का ला दिए, उसका ला दिए,
उसका हिस्ट्री बना दी, मिसाल बना दी कि ताकि लोगों के घर में खाना पहुंचे। अच्छा, हमें लोगों ने बताया कि जो सियासी पार्टियां बाहर वो अपना देती हैं उसके ऊपर, हमें कोई एतराज ही नहीं है, वो अपना थैला चढ़ाएं, वो अपना स्टिकर लगाएं, खाना पहुंचाते लोगों के घरों में, क्योंकि डेली हमारे बस में नहीं है 30 से 35 हजार लोगों तक खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना। ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि भाई हम ये 300-400 गाड़ियां और ट्रक भरते हैं, हम इसमें लग रहे हैं, 700 लेबर लग रही है, लेकिन हमने एक मिसाल बना दी, पाकिस्तानियों ने बिला तकलीफ मदद की। बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह इस कार्य खैर को खत्म हो गई जी, मान सुबह एक सब एक जी किसानी का नारा लगा देंगे। बिल्कुल ठीक। जफर साहब, आप चूंकि बिल्कुल यूं समझिए कि लेमैन को डील करते हैं, शहर के अंदर आप लेमैन को डील करते हैं, और जब हम बात करते हैं महंगाई की, जब हम बात करते हैं गुर्बत की, तो वो क्या मनाजिर हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हैं? मैं चाहूंगा आपकी जुबानी जरूर, क्योंकि आप रियल टाइम देख रहे हैं, आप उन इलाकों में जाते हैं, आप उन लोगों से मिलते हैं, तो वो क्या मनाजिर हैं जो आप देखते हैं और किस चीज की जरूरत है इस वक्त? महंगाई के मनाजिर बिल्कुल ऐसे ही है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के वो बच्चे जो अभी इंटर में आए, जिनके तसव्वुर नहीं था, मैं अच्छी मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, जिनके तसव्वुर नहीं था कि बच्चा मास्टर से पहले नौकरी करेगा, बच्चा मैट्रिक के बाद नौकरी लग रहा है, वो किसी भी बहाने से, बाप कोई भी बहाना बोले, बेटा घर में फारिग होते हो, गलत सोबतों में पड़ जाओगे बेटा, तो वो बच्चा जो है हमको नौकरी कर रहा है, कॉलेज से आने के बाद वो किसी की दुकान पे बैठा हुआ है, वो किसी कहीं भी कंप्यूटर वाले की दुकान की, मतलब इतने मुश्किल हालात कर दिए गए हैं, इतनी महंगाई कर दी गई है कि 2 साल के अंदर आटे का रेट कोई सोच सकता था 650-700 रुपए का 10 किलो का बोरा, कहाँ 300 कहाँ 700। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए, आटा 300 पे पहुंचा था, 2 साल के अंदर कहाँ पहुंच गया 700। तो बात सिर्फ इतनी सी है, वो दवाइयां जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर की यूज करते थे 1200-1300 रुपए की महीने की आ जाती थी, आज 7,000 रुपए में नहीं मिलनी, लेकिन तनख्वाहें तो लोगों की वही है, जिसकी 15,000 थी उसकी 15,000 है, जिसकी 20,000 तनख्वाह थी 20,000 है, जिसकी 25,000 थी 25,000 है। माँ बाप अपना जेवर बेच के बच्चे को पढ़ाते हैं, जब बच्चे को मास्टर की डिग्री मिलती है, वो जुम्मे का अखबार लाता है, लाके पढ़ता है, देखो इसमें नौकरियां आई होंगी गवर्नमेंट, तो उसमें बड़ा स्टिकर लगा होता है। तो पूरा पाकिस्तान अप्लाई करे नौकरियों के लिए, कराची में रहने वाला नहीं करेगा। तो जब उसके बाद वो लड़का प्राइवेट नौकरी करेगा, उसका पहले ही मोरल पूरा तबाह हो जाता है, सेठ पे नीचे अब उसको काम करना है, उसने जो कुछ सीखा हुआ है वो एक प्राइवेट सेठ के लिए अपनी खिदमत देगा, वो मुल्क के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि भाई वो तुम तो कराची में पैदा हुए, तुम्हारे डोमिसाइल का एक से बढ़कर एक मुश्किलात हैं, लोग उसके अंदर माशी तंगी का शिकार हो रहे हैं, लोगों ने अपनी बेटियों के लिए जो जेवरात रखे होते हैं वो बच्चों की तालीम पे खर्च कर देते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, उसके बाद जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां 75,000 रुपए सेमेस्टर, 1 लाख रुपए सेमेस्टर, जो कुछ भी आपके घर में दे दो बस। तो एक जुल्म थोड़ी, एक जुल्म का आपको बताएं सर, स्कूल माफियाज यहाँ पर, अस्पताल माफियाज यहाँ पर, दूध माफियाज यहाँ पर, माफियाज यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट माफियाज यहाँ पर, जिस चीज पे हाथ रखने यहाँ इंतहा तो ये चिकन मुर्गी माफियाज, मतलब वो आप कह रहे हैं गोश्त बेचो 220, वो बोले हम तो 600 बेचेंगे, क्या कर सकते हो? सही। और उन्होंने दिखाई अपनी पावर, तो बाद में क्या किस चीज को रोए भाई? तो ये इन तलखगाई के साथ आप अभी भी बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। जो एजुकेशन सेंटर आप चला रहे हैं, इसमें तालीम मुकम्मल फ्री है? देखिए, हम जो सेंटर चला रहे हैं वो है स्किल डेवलपमेंट के, उसके अंदर हम उनको फ्री IT कोर्सेज करा रहे हैं, उसके अंदर हम उनको कॉल सेंटर के कोर्सेज करा रहे हैं, उसके अंदर हम उनको इंग्लिश लैंग्वेज, IELTS ये सब चीजें सिखा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि एक इंटर या ग्रेजुएट किया हुआ लड़का जो है घर बैठ के वेबसाइट बना के कुछ कमा ले, वो उस तरफ ना जाए कि मैं बेरोजगार हूँ, माँ का डिप्रेशन, बहन का डिप्रेशन, भाई का डिप्रेशन, बाप का डिप्रेशन कि बेटा पैसे लाओ, घर का किराया चढ़ता जा रहा है, दवाई के पैसे नहीं है, उस मुश्किल से बाहर है। यही वजह है कि हम हर दूसरे तीसरे महीने कई 100 कई हजार बाइकें बांटते हैं फ्री में, और उनके नाम पे ट्रांसफर करके देते हैं लड़कों के, ये लो यार मायूस नहीं हो, आप ये मोटरसाइकिल लो, किसी कंपनी में सालन रोटी सप्लाई कर लो, 30-35 हजार रुपए कुछ तो हाथ में आएगा, उस चीज से तो बाहर निकलो कि ऑफिस की नौकरी ढूंढने जाने के लिए 150 रुपए नहीं है पेट्रोल के जी। मतलब ये तो आप समझे ना, लोग कितना डिप्रेशन में, ये जो कोविड का लॉकडाउन गुजरा है, उसके बाद जो बेरोजगारी हुई है, उसके बाद जो लोगों की नौकरियां छूटी हैं, जो तनख्वाहें आदि हुई है, वो एक नई सूरत हाल इख्तियार हो गई है। मतलब उसके बाद काम, अब मैंने यही तो बोला भी पहले रमजान को, एक जमाना था लोग रमजान की चांद रात या उससे पहले जिन लोगों को जरूरत होती थी वो कहते थे हमें राशन दे दिएगा, हम भी रमजान में अच्छे तरीके से खाना वाना खा लेंगे और
लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं राशन नहीं, हमें पैसा चाहिए, हमारे ऊपर 1 साल का बिजली का बिल चढ़ गया है, हमें मालिक मकान का 1 साल का किराया देना है, हम पहले फला इलाके में रहते थे, अब इतने और उससे नीचे वाले इलाके आ गए, पहले हमारा 5 कमरों का घर था, आज हम 2 कमरे के घर में पूरी फैमिली शिफ्ट हो गए, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये वो सच्चाई है जो मैं सुनना चाहता हूँ उन लोगों के मुंह से जो पॉलिटिशियंस हैं। देखे ना आवाम की हालत क्या हुई है। लेकिन बस तो ये जफर भाई ये बताइए कि ये तमाम तर बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं और बड़ी तकलीफ भी होती है, हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं। आपकी क्या राय है, इन चीज़ों को हम बारी बारी किस तरह से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, किस तरह से हम मेगा डिसीजंस करके इसको बेहतर कर सकते हैं? देखें, मैं नहीं समझता कि किसी डिसीजन से ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। पूरे इलाके रुल रहे हैं। आप देखें ना, सीधी सीधी बात है, मैं पहली रमजान से बोल रहा हूँ अक्सर चैनलों पर कि आप मुझे क्या या आपको याद नहीं है कि जब रमजान की पहली अफ्तारी होती थी तो किसी ना किसी मोहल्ले में किसी के घर से अफ्तारी आपके घर आती थी, कोई रिश्तेदार मोटरसाइकिल या कार पे आता था, वो अफ्तारी पहुंचाता था, कोई 5 रमजान को, कोई 6 रमजान को, कोई 10 रमजान को, सारा रमजान रोजाना किसी ना किसी एक रिश्तेदार के घर से अफ्तारी आती थी। क्या आज वो चीजें आपको नजर आ रही हैं? सोसाइटी में ये मनाजिर हमारी आंखें क्यों नहीं देख रहे? गलियों में रौनक होती थी, एक घर से अफ्तारी की ट्रे लेके बच्चे दूसरे घर जा रहे, दूसरे घर से इस घर आ रहे, अपने घर से जा रही है, तो 5 रमजान को उनके घर जाएगी, 10 रमजान को उनके घर भेजनी है, 5 घर आज निपटा दो। वो सब चीजें कहाँ गई? वो सब चीजें इसलिए खत्म हो गई कि वो आपके पास पैसे ही नहीं है। अब लोगों के हालात तो देखें आप, कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल, लोग फाइनेंशियली तौर पे तबाह हो गए। लोगों की अब सूरत हाल वाली थोड़ी है कि मतलब बस लोगों ने अपना सफर कोशी का भरम रखा हुआ जैसे तैसे, और मैं समझता हूँ इसका हल यही है कि जिस दिन लोग बाहर आ गए ना, क्योंकि हुक्मरान तो सोचने को तैयार ही नहीं है, वो तो अपने तक। भाई देखें, आप खुद समझें, एक हुक्मरान जो 5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, 5 करोड़ रुपए में तकरीबन मेरे ख्याल में 5 तो आ जाएंगी एफएक्स गाड़ियां, कारें, यानी 5 किलोमीटर के एरिया में तो वो गाड़ियां घूम रही होंगी, खड़ी होंगी लाइन से, जितने में इनकी एक गाड़ी आ रही है। और आप मुझे बताएं, वो आवाम जो इनको वोट दे रही है, वो इनकी इस 5 करोड़ की गाड़ी में अगर ये बैठे में तो करीब आने की जुर्रत कर सकती है? ये शीशा नॉक करने की जुर्रत कर सकती है? सर कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, आप समझे तो बात को। एक छोटे से इलाके में 80 गज के घर वाले इलाके के लिए आप किसी बहुत बड़े इलाके के आदमी को बना देते हो वजीर। उसका क्या ताल्लुक उन गलियों का, उसको पता ही नहीं है कि इन गलियों की जिंदगी क्या होती है, इन गलियों में घुसा कैसे जाता है, गाड़ियां लोग क्यों खड़ी करते हैं रोड के ऊपर, क्यों गली के अंदर गाड़ी ही नहीं जा सकती। 80% स्लम एरियाज है कराची में। आप कभी आए हैं अपने हल्के में विजिट करने? बहुत मुश्किल सूरत हाल है सर, बहुत मुश्किल। तो जफर भाई, इस कार्य खैर के अंदर जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, आप खाना भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप सेहत की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, आप जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपने राशन ड्राइव भी चलाई। तो इस कार्य खैर में लोग और मजीद कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने बड़ी पैमाने पर इस वक्त आप कर रहे हैं और भी दीगर इदारे पाकिस्तान के कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है, तो इसमें लोग किस तरह आपके साथ जुड़ सकते हैं इस कार्य खैर? मैं सिर्फ मेरी एक कोशिश होती है कि मैं अगर औरंगी टाउन में भी कुछ बच्चे मिलके 15 राशन भी जमा करके बांट रहे हैं गरीबों को, मैं जाता हूँ, मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने पेज से, हमारे पेज की रीच बहुत ज्यादा है, हम उस पेज पर उनकी वीडियो डालते हैं, उसमें उन्हीं का फोन नंबर डालते हैं कि ऐ लोगों, पाकिस्तानियों, दुनिया के जिस मुल्क में देखो ये बच्चे औरंगी टाउन में अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो, शाह फैसल में अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो, ये लांडी में अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो। क्यों करता हूं मैं? देखिए, हमें किसी ने नहीं किया सपोर्ट, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर गली, हर मोहल्ले का बच्चा जिसके अंदर सोशल वर्क का जज्बा है, जो रजाकार है, जिसको लोगों के दुख दर्द मुसीबतें बीमारियां नजर आती हैं, तो वो आगे बढ़े, अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा, उसके काम को हम भी अपनी जो सपोर्ट कर सकते करें, हम इस लाइन पे कर रहे हैं काम। और मैं यही बोलूंगा लोगों को, जहां जिस दुनिया के जिस मुल्क में भी है पाकिस्तानी, या जिनको भी खुदा ने पैसा दिया है, वो अपने उन इलाकों में जहां से उनकी फैमिलियों ने सफर शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट ही आके किसी इलाके में कोई बादशाह आया, तो जहां से आपका सफर हुआ है शुरू, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, उन लोगों को जरूर देखें। ठीक है, आप कारोबारी हैं, आपके खानदान के बेताशा लोग नौकरियां करते होंगे, देखें किस किस के हालात खराब हैं। आप देखें अपने मोहल्ले में पुराने जाके कौन लोग हैं, किनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत, जो आप देख के आए तो उससे बहुत नीचे आ चुका है, उनको सपोर्ट करें, गिफ्ट दे दें यार। खुदा ने आपको दिया, उनको एक फ्लैट गिफ्ट कर दें, उनको एक घर, एक जमीन गिफ्ट कर दें। खुदा ने आपको दिया, उनकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी ले लें। खुदा ने आपको दिया, उनके महीने के राशन की जिम्मेदारी ले लें, उनके बेटे की कहीं नौकरी लगवा दें। मतलब अपने अतराफ देखिए, देखते जाइए, शहर की सूरत हाल चेंज हो जाएगी भाई।
तो कम्युनिटी सर्विस एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम कम्युनिटी की सर्विस करें, और जहाँ जहाँ हमें अल्लाह ताला ने अगर ये इस्तिताअत दी है तो हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की मदद करें। ये बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में ये चलता रहा है, और आज भी जहाँ जहाँ कम्युनिटी की इंगेजमेंट होती है, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, वहाँ एक अच्छा साजगार माहौल भी बनता है और लोग खुशहाली की तरफ जाते हैं। ज़फ़र साहब, ये भी बताइए कि ये ड्यूरिंग रमज़ान क्या 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 अफ्तार और सहर के अलावा आप सर्विसेज दे रहे हैं, और चूंकि अभी हम पेंडेमिक में हैं और अभी लॉकडाउन की सूरत हाल भी है, तो मैं चाहूंगा चंद चीज़ा चीज़ें आप जरूर बताइए जो लोगों की खिदमत के लिए आप कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जेडीसी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तान में, ऐसे ऑफिसेज बनाए जहां पर पैदा होने से लेकर मरने तक कोई भी मसला हो, कोई भी साइल पेपर पे लिख के ला सकता है। अस्पताल में पेशेंट एडमिट है, उसके बिल का मसला है, बिजली के बिल का मसला है, फीसों का मसला है, कोई दुनिया जहान की मुसीबत है, हाँ सिवाय कर्जे के। हम कर्जे के मामला नहीं देखते। आपने अपना घर लिया था, उसका लोन आप पे चढ़ गया 1.5 करोड़ रुपए, हम दे दें 1.5 करोड़, हमारे लिए मुमकिन नहीं है जी। आपने फला कर्जा लिया था, उसका सूद चढ़ गया, वो हमारे लिए मुमकिन। बाकी जो भी मसाइल है, जो जिंदगी मौत के मसाइल है, वो फौरी हल करते हैं। बाकी हमारी कोशिश होती है जल्द से जल्द लोगों को उन मुश्किलात से निकाला जाए। हमारे काउंटर पे 24 घंटे लोग बैठे होते हैं, लोगों की एप्लीकेशन रिसीव कर रहे होते हैं, क्योंकि लाजमी बात है जब आप सबके लिए काम कर रहे हैं, आपने कह दिया कि भाई मैं यहाँ पर बरादरी सिस्टम, मसहब, मसलक, जबान, सूबा, शहर नहीं देखूंगा, तो फिर जो भी आ रहा है, अगर बुजुर्ग औरत है हम उसको माँ समझते हैं अपनी, अगर कोई जवान औरत है हम उसको अपनी बहन समझते हैं, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारी बहन किसी इदारे के अंदर लंबी लाइन में लगी रहे, इंतजार करे, घर में उसके बच्चे भूखे बैठे हुए, या वो किसी मुसीबत में आई है, या उसकी माँ अस्पताल में दवाई के लिए घूम रही है इदारों में। तो हम जिस हद तक भी मुमकिन होता है जल्दी लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। हम पे बेतहाशा लोड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खुदा गैब से रास्ते बनाता रहता है, मुखैर पाकिस्तानी रास्ते में आते जाते हैं, और हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं खुदा बहुत रास्ते बनाते हैं, हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा। माशाल्लाह जी, बहुत सी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, आप ये जारी रखिए, कार खैर, और यकीनन आंखें खोल देने वाले हकाइक हैं ये, और ये हम सब के अगर जो भी जहाँ जहाँ भी अकल पर पर्दे पड़े हैं, अगर वो खुल जाएं और वो झड़ जाएं, तो शायद बहुत सारे मामलात बहुत आसानी के साथ हल हो सकते हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास मेरे साथ मौजूद थे, जो कि जेडीसी यानी जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल चला रहे हैं, और अब न सिर्फ कराची में, चूँकि कराची एक बहुत बहुत बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और अगर मसाइल के लिहाज से देखा जाए तो भी जब शहर बड़ा होता है, आबादी ज़्यादा होती है, तो मसाइल भी वहाँ ज़्यादा होते हैं, और यकीनन इस पूरे शहर को फीड करना नामुमकिन है किसी भी एक इदारे के लिए, लेकिन बहुत अच्छी और हिम्मत के साथ जेडीसी ये काम कर रहा है। और आपने सुना जाना कि कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ इक़साम के मसाइल हैं। अगर आप सारे मसाइल को एक साथ हल करना चाहेंगे तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन जो बेसिक मसाइल हैं कराची की आवाम के, उनके लिए अगर कोई भी एक इदारा और 3-4 इदारे अगर मिलकर काम करते हैं, और इवन सूबाई हुकूमती सतह पर, वफाकी हुकूमती सतह पर काम किया जाता है, तो यकीनन इस शहर को, क्योंकि ये शहर टैक्स के मामले में 70% फीड करता है पाकिस्तान को, और कारोबारी सरगर्मियों के लिहाज से ये सबसे बड़ा, यानी यूँ समझिए कमर्शियल हब है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कराची में जो उनका एक ड्यू हक है वो अगर मिलता रहे तो कराची के लोग भी खुशहाल रह सकते हैं। ये थे हमदर्द पाकिस्तानी।